हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पीवाईक्यूज जो है उनको सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आज हम 2017 का जो उत्तराखंड का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम आज पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज पूछे गए थे उनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कौन से जो क्वेश्चंस है वो उत्तराखंड पीसीएस ने 2017 में पॉलिटी से पूछे थे और उनका आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ के साथ उनसे जो भी हम यहाँ पे नोट्स बनाते हैं उन नोट्स को आप नोट डाउन भी करेंगे। आई होप आपने जो इससे पहले वीडियोस बनाए हैं कि आपने उनको देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन पहले क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट साप्टा स्टैब्लिश? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता जिसको साप्टा बोला जाता है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ए 1997 में, बी 1985 में, सी 1993 में, डी 1996 में। तो साप्टा जो साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है ये किस साल साइन किया गया था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी 1993 में। तो साप्टा क्या है और क्यों ये साइन किया गया था 1993 में? तो अगर आपको पता होगा कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो अगर ये हमारा प्यारा भारत है, मैप मैंने आपको पहले बोला है कि मैप बनाने आपको आने चाहिए इंडिया का, तो खास तौर से ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप मेंस लिखेंगे। तो वो चाहे कैसा ही भी हो थोड़ा बहुत, बट आपको ड्रॉ करना आना चाहिए ताकि वो इंडिया का मैप लग जाए। ओके, तो जैसे ये हमारे पास है इंडिया का मैप, तो ये है अपना प्यारा भारत और इसके जो वेस्ट में वो कौन सा कंट्री है यहाँ पे? दैट इज पाकिस्तान। और पाकिस्तान से ही लगता है यहाँ पे एक और कंट्री है विच इज अफगानिस्तान। ठीक, और यहाँ पर जो ये है हमारे नॉर्थ में ये क्या है? नेपाल। और यहाँ पे छोटा सा एक देश है, इट इज भूटान। और हमारा जो कोस्टल साइड पे लगता हुआ एक देश है वो है बांग्लादेश। और यहाँ पे है श्रीलंका और इधर है नीचे ये मालदीव्स। तो ये जो कंट्रीज थे इन कंट्रीज ने आपस में एक ट्रेड अग्रीमेंट करा 1993 में कि भाई हम ये करते हैं कि जो इस ब्लॉक से, इस ट्रेडिंग ब्लॉक से जो सामान एक देश से दूसरे देश में जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई सामान जो है वो बांग्लादेश से इंडिया में आना है, बांग्लादेश से इंडिया में आना है, या नेपाल से इंडिया में आना है, या इंडिया से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान जाना है, तो उस समय ये साइन किया गया था कि भाई जो सामान की आवाजाही है वो इजीली हो सके, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले उनको वरीयता दी जाएगी कि चलो अगर इंडिया का सामान अफगानिस्तान जा रहा है तो इनको पहले जाना दिया जाए। तो इस तरीके से उनके ऊपर कोई ब्लॉकेज नहीं लगाया जाएगा। बट आपको पता ही होगा 2015 में, 15-16 में जो सार्क सार्क का नेशन है ना, ये सार्क नेशन भी है, यही सार्क नेशन भी है। तो ये जो है क्योंकि ये डी इनफेक्टिव हो गया था क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय फिर जो हरकतें हैं वो अपनी चरम पे पहुंचा दी थी, तो इंडिया ने इसको बॉयकॉट कर दिया। और इंडिया चूंकि यहाँ पे मेजर कंट्री है, तो अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जो अदर कंट्रीज है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इस प्रकार से जो ये हमारा साप्टा है ये 1993 में पूछा गया था। अब ये सॉरी आया था। अब इस क्वेश्चन की जो वैलिडिटी है वो ज्यादा है नहीं, जस्ट कि 2017 में पूछा गया था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट? तो आपको बताना है भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य का राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो हम सभी को पता होगा कि जब भी मतलब शपथ लेने की बारी आती है या नियुक्त करने की बारी आती है, तो जो प्रधानमंत्री है या राज्यों में मुख्यमंत्री है उनको गवर्नर
अपॉइंट करते हैं या गवर्नर उनको शपथ दिलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि किस आर्टिकल में ये बात बोली गई है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 163, बी आर्टिकल 164, सी आर्टिकल 165, डी आर्टिकल 166। तो इसका जो राइट आंसर है, ये यहाँ पे आपको पता ही होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा है, तो यू कैन मार्क योर आंसर वेरी इजीली। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी। आर्टिकल 164 के तहत जो गवर्नर है ये अपॉइंट करते हैं सीएम को, और सीएम के ही रिकमेंडेशन पे फिर फर्दर जो मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट किया जाता है। तो सीएमओ यहाँ पे अपॉइंट होती है। तो जो आर्टिकल 164 है वो किससे रिलेटेड है कि जो मंत्री परिषद बनती है राज्य लेवल पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो आर्टिकल 163 है इसमें क्या है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वहां पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी राज्यों में, जो गवर्नर को, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसको एड एंड एडवाइस देगी। ठीक है। तो 163 क्या बोलता है कि वहां पे हमारे पास एक क्या होगा, गवर्नर होगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेगी। ठीक। और आर्टिकल 165 जो है ये क्या बोलता है, एक, जो स्टेट है उनके पास एक अपना एजी होगा। एजी मतलब एडवोकेट जनरल होगा स्टेट का। जैसे भारत में जो भारत सरकार है मतलब सेंट्रल लेवल पे, वहां पे अटॉर्नी जनरल होता है, एजी वहां पे अटॉर्नी होता है, अटॉर्नी जनरल। और ये आर्टिकल 78 में आता है, 78 और 76 कुछ ऐसा ही है। अभी मैं बताऊंगा कि ये 78 होगा या 76। वी विल गेट करेक्ट आंसर। अच्छा, आर्टिकल 166 जो है वो किससे है, ये सिंपल सा है, ये बिजनेस से रिलेटेड है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनके क्या जो बिजनेस होगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल आपने यहाँ पे देखे हैं ना, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ या तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्टिकल रिलेटेड है यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड उनको याद कर लेना, और नहीं तो फिर आप ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है उन्हें याद कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक यहाँ पे वेरी कैलकुलेटेड फॉर्मूला दे रहा हूँ। आपको जो भी आर्टिकल, जो यहाँ पे जैसे ये यूनियन गवर्नमेंट है और इधर स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनसे रिलेटेड जो भी ये आएंगे ना आर्टिकल, तो जैसे यूनियन गवर्नमेंट का है तो वहां पे 74 से शुरू हो जाती है यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 74 से। और यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 163 से, आर्टिकल 163। या इसको और पीछे ले जाया जाए तो आर्टिकल जैसे गवर्नर से रिलेटेड हो गया, या प्रेसिडेंट से रिलेटेड, सेंटर में प्रेसिडेंट और इधर गवर्नर, इनसे अगर रिलेटेड है तो आप यहाँ पे वो वाला जो लॉजिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेंट्रल लेवल पे, जो एड एंड एडवाइस करेगी किसको, प्रेसिडेंट को। तो अगर मैं इसमें 89 ऐड कर दूंगा ना, तो यहां से देखना आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा। जोड़ो जरा आप इसको, 9 एंड 4 कितना हुआ, 13, कैरी 1, 18 एंड और 8 एंड 8 एंड 7 कितना हो गया, 15, और 1 कैरी 16। तो 163 आर्टिकल जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है, कहाँ पे, स्टेट लेवल पे, अब भी हमने जस्ट देखा है। और उनको एड एंड एडवाइस करने की बात करता है कि वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टेट लेवल के जो ये आर्टिकल्स है वो याद है, तो इसमें से 89 आप माइनस कर दो। यहाँ पे अगर 89 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पे 13 माइनस 9 4, और 15 माइनस 8 7। तो ये आर्टिकल 74, इसका मतलब सेंट्रल लेवल पे भी यही बात बोली जा रही है। ओके चलो, और चेक करते हैं, एक कोई ऐसा ही रैंडम आर्टिकल पिक करते हैं। तो आर्टिकल अगर मैं बोलूं 153,
या दूसरा आर्टिकल देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड ही है, ये एजी वाला ही देख लेते हैं, ये मैं हमने बोला था ये चेक करते हैं। तो आर्टिकल 165 देखते हैं। तो 165 स्टेट लेवल का जो आर्टिकल है, इसमें हम 89 माइनस करते हैं, क्या हमको अटॉर्नी जनरल वाला आर्टिकल मिलता है? तो देखते हैं। तो यहाँ पे 15 बन गया, 15 में से 9 गया 6। ओके, देन here will be left 15, 15 minus 8, it is 7। तो आर्टिकल जो 76 है वो किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, सेंट्रल लेवल पे। तो इस तरीके से ये जो आपका 89 नंबर है, इसको प्लस माइनस कर सकते हो आप किसी भी, अगर सेंट्रल लेवल के आर्टिकल आपको याद है तो इससे आप स्टेट लेवल के आर्टिकल याद कर सकते हैं, और अगर आपको स्टेट लेवल के आर्टिकल याद है तो इससे आप सेंट्रल लेवल के जो आर्टिकल है उसको याद कर सकते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और इसको याद रखना ये नंबर जस्ट, और आपको एक ही तरीके के आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, बाकियों को जस्ट इस नंबर को ऐड करो, वो आंसर निकल जाएगा। समझ आया ये? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following institutions are considered essential for promoting unity and diversity in Indian federalism? तो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की बात की जा रही है इंडियन फेडरलिज्म में। तो जैसे आप सभी को पता है हमारा देश बहुत ही यूनिक है, डाइवर्सिफाइड है। तो भारतीय संघवाद में विविधताओं के बीच एकता को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों की आवश्यकता को माना जाता है? तो ए है इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी है फिनेंस कमीशन एंड जोनल काउंसिल्स, सी है सिंगल जुडिशियल सिस्टम एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्वेश्चन को देख के ही लग रहा होगा कि इसका जो आंसर है ये ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि ये सारे ही जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं ये मैंडेटरी है, ताकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो मेंटेन रहे, अच्छा रहे। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, ये हमारे आर्टिकल 263 में आता है, जहाँ पे ये हम सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो होते हैं राज्यों के और केंद्र के। तो 263 आर्टिकल में इंटर स्टेट काउंसिल की बात करी जाती है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में टू स्टेट के बिटवीन, कि मतलब जैसे इधर उत्तराखंड है और इधर यूपी है, तो अगर इन दोनों के बीच में बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को कौन देखेगा? इंटर स्टेट काउंसिल देखेगा। या वाटर बॉडी कोई गुजर रही है इधर से, तो वाटर बॉडी पे जो डिस्प्यूट है वो भी कौन देखेगा? इंटर स्टेट काउंसिल। तो यहाँ पे जो राज्यों के झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए ये इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो, कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये प्लानिंग कमीशन जो बना था उसके साथ बनाया गया था। तो प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान बनाना, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था कि डेवलपिंग प्रोजेक्ट जो थे उनको देखना। तो चूंकि 2015 में हमारा जो प्लानिंग कमीशन है ये खत्म कर दिया गया, इसी के साथ जो एनडीसी है इसकी वैल्यू कम हो गई है। मतलब ये खत्म नहीं करा है, इसकी वैल्यू कम हुई है। क्यों? क्योंकि इनके रिप्लेस में जो नीति आयोग है वो अब सारे दारोमदार संभाल रहा है। वहीं जो एनडीसी है इसके जो चेयरमैन है ये मैंने बताया था आपको कौन होते हैं। तो चेयरमैन इसके पीएम ही होते हैं। ओके। और नीति आयोग के भी जो चेयरमैन है वो कौन होता है? पीएम होता है। बाकी एक मैंने पूछा था कि इसके जो सीईओ है एंड एक वो होते हैं वाइस चेयरमैन, वो कौन थे? एक बच्चे ने इसका आंसर दिया था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दिया था जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस करे थे। ओके। नेक्स्ट क्या है? फिनेंस कमीशन एंड जोनल काउंसिल। तो फिनेंस कमीशन आपको पता ही होगा, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। तो संविधान का अनुच्छेद 280 बताता है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद, 5 इयर्स बाद, प्रेसिडेंट जो होंगे भारत के प्रेसिडेंट, वो एक जो प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन है उसको स्टेब्लिश करेंगे। और करंट में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, तो आपको बताना है ये कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन है और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी जो जोनल काउंसिल्स होती है, तो जोनल काउंसिल का मतलब है
कि इंडिया जो है वो अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है। तो जोनल काउंसिल है कैसे बनती है कि मैंने जैसे इंडिया का मैप बनाया था अभी, तो अब मैं छोटा सा एक मैप बना रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब इसके उस पे मत जाना कि ये अच्छा है बुरा है, बट जस्ट डाइजेस्ट इट। तो अगर ये है तो इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है हमने। जैसे नॉर्थ के स्टेट्स को एक साथ डाल दिया इधर, तो इन स्टेट्स को एक साथ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को एक साथ, ईस्ट के स्टेट्स को एक साथ, वेस्ट के स्टेट्स को एक साथ, साउथ के स्टेट्स को एक साथ। तो इस प्रकार से हमारी पांच जोन, एक सेंट्रल जो स्टेट्स है वो एक साथ। तो पांच है ऐसे हमारे जोनल काउंसिल्स बनते हैं। तो इन जोनल काउंसिल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है। इसका चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है। और बाकी जो वाइस चेयरमैन है वो जिसकी भी रोटेटिंग बेस पे जिस जोन की भी मीटिंग कर रहे होते हैं तो वहां के जो सीएम्स होते हैं वो रोटेटिंग बेस पे वाइस चेयरमैन बनते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? सिंगल जुडिशियल सिस्टम ये भी कंपलसरी है भाई, हमारा जो सिंगल जुडिशियल सिस्टम है तो किसके लिए जरूरी है? ताकि हमारा जो आपने देखा होगा जो भी भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स है कुछ भी है, अगर सरकार उसको वेनिश करती है या उसको डिस्क्रिमिनेट करती है या उनका हनन करती है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। सिंगल जुडिशियल सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे हिरारकी है कि अगर केस आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुना गया तो हाई कोर्ट में जाएगा, वहां पे भी नहीं सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस सुना जाएगा। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज ये तो आपको पता ही है भाई, इसी के लिए तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहेंगे, ठीक है। साथ ही आईएफएस, ये सारी जो पोस्ट है ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज है और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये सेंट्रल लेवल से होता है, ठीक। क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराती है ना ये एग्जाम्स, तो ये सेंट्रल लेवल से जाते हैं स्टेट्स में। तो ये हमारी जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय स्पेशल स्टेटस? तो अब तो ये क्वेश्चन की कोई अहमियत नहीं रही है, बट हिस्ट्री के तौर पे पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 270, आर्टिकल 360 एंड आर्टिकल 370। तो यहाँ पे आपको बताना है, एज यू नो, आपने जब इस केस के बारे में सुना होगा तो आई होप आप सभी इससे अवेयर रहे होंगे कि क्या किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो इट इज आर्टिकल 370। तो 370 जो था उसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे कि भाई जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड और साथ ही मतलब सिक्योरिटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, बाकी ये खुद ही देखते थे। बट क्या हुआ 2019 में, अगस्त का वो दिन था 5 तारीख, जिस समय भारत सरकार ने जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा बना दिया लद्दाख यूटी। तो अब इसको जो जम्मू कश्मीर है उसको दो यूटी में तोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ पे तोड़ दिया जाता है बिटवीन टू यूटीज। बाकी आर्टिकल जो 360 है ये आपको पता ही होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल जो इमरजेंसी लगती है तो उसकी बात करता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात यहाँ पे आर्टिकल 360 करता है। 270 है ये हमारे जो मैंने अभी बोला है सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित है, और यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड जो संबंध है उनकी चर्चा हो जाती है। आर्टिकल 1 ये तो आपको पता ही होना चाहिए, डेफिनेटली आपके मुंह पे होना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत। ठीक, तो पहले आर्टिकल में इस चीज की बात होती है। आई होप इसके बाद आप ये फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस? तो जो ओबीसीज है
उनके लिए संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आरक्षण को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नलिखित में से दिए गए आर्टिकल है। तो आर्टिकल 13 का 2, आर्टिकल 14, बी ए आर्टिकल 14 एंड 15, सी ए आर्टिकल 15 का 4, आर्टिकल 16 का 4, डी ए आर्टिकल 17 एंड 18। तो अगर आपने थोड़े से भी फंडामेंटल राइट्स को हल्के से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ओबीसीज के लिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए अगर कहीं पे भी जो रिजर्वेशन की बात की जाती है, वो आर्टिकल 15(4) बोलता है और 16(4) बोलता है। तो जो 15(4) है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होंगे वहां पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो 16(4) है ये गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे वो इनमें इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिए जाने की बात करते हैं। तो आर्टिकल जो 13 है ये यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर कोई भी जो आपकी एग्जेक्टिव है तो एग्जेक्टिव अगर कुछ ऐसे लॉ बनाती है जिससे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो ब्रीच होते हैं, तो जो हमारी जुडिशरी है वो उस लॉ में इंटरवीन करेगी और जिस सीमा तक वो जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी, मतलब माना ये हमारा लॉ आया है गवर्नमेंट का और इसका इतना पार्ट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पार्ट को नल एंड वॉइड कर देगा कि भाई ये जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन करता है, बाकी जो लॉ है ये ठीक है बट इट इज नॉट एप्लीकेबल। आर्टिकल 14, ये एज यू नो कि यहाँ पे हमने बोला था ये इक्वालिटी की बात करता है, और इक्वालिटी कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इस तरीके से हमने ये देखा था। आर्टिकल 15 में जो हमने बोला है कि यहाँ पे 5 ग्राउंड होते हैं, 5 ग्राउंड के आधार पर आपको जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, वो चाहे आपका सेक्स हो या आपका बर्थ प्लेस हो, उस बेस पे भी नहीं होना चाहिए, आपका डिसेंट क्या है, आपकी कास्ट क्या है, और एक और है इसमें आप देख लेना, उन आधारों पर आपको यहाँ पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेम है 16 में भी ऐसे ही है कि आपको जो पब्लिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है गवर्नमेंट जॉब वगैरह, उनको इस बेस पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 आपको एज पता ही होगा अनटचेबिलिटी की बात करता है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव इस आधार पर नहीं करेगा कि भाई ये किस जाति से है, कहाँ से है, इसको छू नहीं सकते। ये जो छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में उसको खत्म करता है आर्टिकल 17। और जो आर्टिकल 18 है ये हमारे जो टाइटल्स दिए जाते थे पहले कि हाँ भाई नाइटहुड दे दिया किसी को अंग्रेजों के टाइम पे, कि जैसे रविंद्र नाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी थी, कैसर काइसर हिंद जैसे गांधी जी को बोला था। तो वो सारी जो टाइटल्स दिए जाते थे, या युद्ध में जो कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता था उसको रण बहादुर बोल देते थे, तो ये सारे जो टर्म्स थे उनको जो टाइटल्स थे उनको एरोगेट कर दिया गया इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which article of the Constitution of India related to the protection of the personal liberty ऑफ एन इंडिविजुअल? तो भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अगर आपने लास्ट क्लास में जो देखा होगा तो मैंने वहां पे अच्छे से बताया है कि किसमें ये कॉन्सेप्ट आता है और क्यों आता है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, बी है 20, सी है 21 और डी है 22। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है वो हमारा क्या है, आर्टिकल 21। तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 21। और इसी आर्टिकल में मैंने जो लास्ट क्लास है उसमें ये समझाया था कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात होती है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस्ड है, वो है प्रोसीजर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो अभी हमारा जो संविधान है वो इस पे काम कर रहा है, बट 1978 के आसपास जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसकी तरफ जाने का ट्राई करा है, कि मतलब जो फेयर होना चाहिए आपका लॉ, कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपका जो
लॉ है वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इस्टेब्लिश कर दिया कोई भी लॉ तो उस लॉ के हिसाब से जो रोड आएगा रास्ते में उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं करना है। वो लॉ, उस लॉ की वैलिडिटी चेक होनी चाहिए कि भाई वो फेयर भी है या नहीं है, कि कुछ भी लॉ बना रहे हो और किसी के भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो आप हटा रहे हो, तो वो सारी चीज। साथ ही इस आर्टिकल में हमने देखा था जो प्राइवेसी वाला है, कि प्राइवेसी का भी यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आपका यहीं पे है। बाकी जितने भी नेचुरल राइट्स जो है ना आपके, वो सारे मींस एज अ ह्यूमन बीइंग यू एंजॉयड राइट्स इन दिस वर्ल्ड, तो आपको वो सारे जो राइट्स है वो आर्टिकल 21 के तहत मिलते हैं। और यहाँ पे जो आर्टिकल 19 है, ये आपको पता ही है, ये फ्रीडम से रिलेटेड है। तो आपको स्वतंत्रताएं दी जाती है स्पीच की और गैदरिंग की, पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की, ट्रेड करने की, और आपको इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसकी, ये सारी जो यहाँ पे स्वतंत्रता है आपको आपको दी जाती है। ठीक। 21 में यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि जो 20 है यहाँ पे, अगर कोई कन्विक्ट कर दिया जाता है, कि मतलब अगर कोई पकड़ लिया गया है, किसी को जेल कर दिया गया है, तो उसके क्या क्या राइट्स रहेंगे, तो यहाँ पे उसकी बात होती है। आर्टिकल जो 22 है, तो यहाँ पे भी यही है कि अगर किसी को पकड़ना है तो प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं वो क्या लिए जाएंगे। तो ये सारे जो आर्टिकल है ये आपके फंडामेंटल राइट और राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, 19 से 22। तो राइट टू फ्रीडम यहाँ पे ये सारे आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है जो हमारे ये है क्या, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो किस आर्टिकल के तहत स्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल पहला है 337, बी 338, सी 338 ए, डी 338, 39 एंड 40। तो अगर आपको ये आर्टिकल पता है तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, आर्टिकल 338 का ए। वहां पे जो कमीशन है वो स्टेब्लिश किया जाएगा किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। और इसी से पहले जो है आर्टिकल 338, ये शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन बनाने की बात करता है। इसी प्रकार से एक और जोड़ा गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 102, 102 संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी एक नेशनल कमीशन बनाया गया था। तो वो आर्टिकल 338 बी में जोड़ा गया। ठीक। तो उनके लिए ये ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए नेशनल कमीशन बनाने की बात करते हैं। और यहाँ पे और क्या फैक्ट आपको याद रखना है, अच्छा जो ये है इससे रिलेटेड, एक तो ये 102 दोवां संविधान संशोधन है और 105 भी इससे रिलेटेड है। 105 इससे रिलेटेड क्यों है, क्योंकि पहले जो 105 में ये बोला गया था, मैंने डिस्कस करा है वैसे, कि जो स्टेट है उनको पहले ये पावर नहीं थी कि आप लोगों को चूज करेंगे। तो पहले ये किस में था, यूनियन लिस्ट में ये मामला आता था कि कौन ओबीसी में, कौन अन्य पिछड़े वर्ग में रखा जाएगा, किसको रखा जाएगा, ये सेंट्रल लिस्ट का मामला था। बट 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यूनियन लिस्ट ये मामला उठाकर स्टेट लिस्ट में डाल दिया है। तो अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसको ओबीसी में रखना है, किसको बाहर रखना है। ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। बाकी जो आपका ये 337 आर्टिकल है, इसका वैसा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन बताए गए हैं कि अगर एंग्लो इंडियंस जो होते थे पहले, उनको एजुकेशनल राइट्स वगैरह क्या था, ठीक है, तो एंग्लो इंडियंस से रिलेटेड है ये। बट इसका ऐसा ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो नो वरी अबाउट इट। आर्टिकल जो 339 है, ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि भाई जो आपके शेड्यूल एरियाज है, शेड्यूल ट्राइब के जो एरियाज है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा और उनके लिए जो वेलफेयर है उसका काम करने की बात करता है। और जो आर्टिकल 340 है, ये हमारे जो एक कमीशन अपॉइंट करने को बोलता है, कि अगर मतलब
SC SC एस टीज जो है उनसे रिलेटेड आपको एक कमीशन बनाना होगा, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी कंडीशन को जाना जा सके कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी कंडीशन किस प्रकार से है। तो इसके लिए एक कमीशन बनाए जाने की बात आर्टिकल 340 करता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट पे होना सब लोग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The demand for the democratization of United Nations is mainly related to which of the following? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका प्रजातंत्रीकरण की मांग मुख्यतः किस संबंध से है? तो ये क्वेश्चन तो एवरग्रीन है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो प्रजातंत्रीकरण की यूएन की बात करी जाती है, क्यों? उसके जनरल असेंबली के लिए, कि वहां पे भैया आपको डेमोक्रेटाइजेशन करना है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, और डी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो आपको बताना है कि ये जो डेमोक्रेटाइजेशन की बात होती है, अक्सर ये न्यूज में आता रहता है, तो ये किस चीज के लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, आपको पता होगा यहाँ पे P5 कंट्रीज होती है, 5 परमानेंट देश यहाँ पे मेंबर होते हैं, और उन 5 में कौन कौन है? यूएसए है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, और यूनाइटेड किंगडम है। तो ये P5 कंट्रीज है। तो जो इंडिया है वो यहाँ पे एंट्री मारना चाहता है, या और भी, तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पे आपको ये तो नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये यूरोप का ही जो यूरोप है, रशिया है, वो यूरोप में ही ज्यादा आता है। वैसे रशिया बड़ा है, बट जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो इस साइड ही रहती है, यूरोप के साइड। तो ये भी यूरोप में ही जाता है। चाइना एशिया में आता है, फ्रांस यूरोप में आता है, यूके यूरोप में आता है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो मतलब कितना अनइक्वल है, कि यूरोप यूरोप यूरोप, 3 सीट्स परमानेंटली किसको दी हुई है? यूरोप को दी हुई है। और इनमें से तीनों देश देखो, रशिया की इकोनॉमिक हालत बेकार है, फ्रांस का भी बेकार है, और यूनाइटेड किंगडम का भी बेकार है। बेकार का मतलब है कि ये कॉलोनियल पावर थे उस समय। कब बना था? 1947-48 में ये बने हुए हैं, जो हमारे यूएन बना है। तो तब से लेकर ये सिस्टम चलता आ रहा है। तो इसलिए अब भाई इसका जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो करना चाहिए, इसके रिफॉर्म करने चाहिए यूएन के। और मोस्टली जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अब खुद तो ये ऐसे है कि भाई यूएसए कहीं भी जाएगा अपनी दादागिरी चला रहा है, कि भाई मेरे मेरे को वेनेजुएला से नहीं बन रही है, मेरे को मैक्सिको से नहीं बन रही है, कनाडा से नहीं बन रही है, इंडिया पे टैरिफ लगाने हैं, और ईरान को टैरिफ लगाना है, ईरान पे युद्ध करूंगा, सो करूंगा, दो करूंगा। ठीक। वहीं पे अगर ये रशिया है, रशिया को देखा जाए तो मैं यूक्रेन पे वो कर दूंगा, यूक्रेन के भी कब्जा लूंगा जितने भी रिसोर्सेज है। चाइना, मैं ताइवान ले लूंगा, तिब्बत ले लूंगा, शिनजियान में कुछ उल्टा पुल्टा करता रहूंगा, इंडिया को छेड़ता रहूंगा। तो ये P5 कंट्रीज के क्वालिटीज देख रहे हो आप। फ्रांस फ्रांस आपको जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है। फ्रांस अफ्रीका में जो करेंसी है, आज भी फ्रांस की करेंसी अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में चलती है। तो फ्रांस में का वहां पे मिलिट्री आज भी फ्रांस में है, साउथ अफ्रीका में है। तो ये सारे काम करते रहते हैं। हाँ, जो यूके है, यूके अभी एक डिक्लाइनिंग पावर है, ये तो पावर रही ही नहीं है, बहुत पीछे हट गया है। तो इसका कोई ज्यादा रोल ही नहीं है। तो रोल ही नहीं है तो भाई ऐसों को क्यों दे रखी है P5 परमानेंट सीट्स? तो जो दी हुई है वो बोलिंग वाले हैं, और इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डिमांड की जाती है कि भाई इसमें कंट्रीज जैसे साउथ अमेरिका से भी लाओ भाई किसी कंट्रीज को, तो वहां से ब्राजील को ले आओ। ठीक है। और अफ्रीका से एक भी कंट्री नहीं है, अफ्रीका से भाई किसी कंट्री को तो रिप्रेजेंटेशन दो P5 में। तो साउथ अफ्रीका को ले आओ, या कोई और कंट्री है उसको ले आओ, बट ले आओ यहाँ पे। एशिया है तो एशिया में भाई इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे इंडिया को लाओ, तो इंडिया का वहां पे रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। ठीक। तो इस प्रकार से जो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका जो रिफॉर्म है उसकी बात अक्सर चलती रहती है, बट अभी तक इसमें कोई गणपूर्ति या कोई वो नहीं हुआ है। इसीलिए तो अब जो ट्रम्प है, अब ट्रम्प इसको मानता ही नहीं है कि ये कुछ काम ही नहीं करता है, जनरल असेंबली यूएन कुछ काम ही नहीं करता है, तो उसने अपना
वो जो गाजा गाजा पीस अकॉर्ड है, तो गाजा पीस अकॉर्ड ला दिया उसने। तो गाजा पीस अग्रीमेंट ले आए। उसने अलग ही बना दिया एक ग्रुप की भाई पीस से रिलेटेड जो भी डील होगी वो ये करेंगे। ये गाजा पीस अग्रीमेंट जो है ये अभी न्यूज में है। आपने अगर नहीं देखा है तो इसको देख लेना। ये अभी जस्ट जनवरी के लास्ट में ये साइन किया गया है। और इसमें लगभग लगभग 30+ कंट्रीज इसके मेंबर है अभी। इंडिया नहीं है। इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन नहीं करा है, तो इंडिया को बाहर है अभी इससे। ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनरल असेंबली है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो यूएन की, वहां पे जाने की बात होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये नीदरलैंड में है, द हेग जो वहाँ सिटी है, हेग सिटी में स्टेब्लिश्ड है। जनरल असेंबली का मतलब है जितने भी नेशंस है, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है, उनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक। बट पावर जो मोस्टली है वो होल्ड कौन करते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि नाम ही सिक्योरिटी काउंसिल है भाई। ठीक। तो मुझे पता अगर ये इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो नाउ यू कैन हैंडल इट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर वाज द सार्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अब वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। बट क्योंकि 2017 में पूछा था, 2017 में भी इसलिए पूछा था क्योंकि 16-17 में जो 2016-17 में हमने सार्क में पार्टिसिपेट करना मना कर दिया था, क्योंकि उस समय ये उरी वाला इंसिडेंट हुआ था। उनके आतंकवादियों ने जो उरी हमला किया था हमारे आर्मीज पे, तो उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने फिर क्योंकि पाकिस्तान में समिट थी तो इंडिया ने बॉयकॉट कर दी। तो इतिहास के तौर पे इसको देख लो कि सार्क का जो था वो कब स्टेब्लिश किया गया था, इंडिया में पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1986 में इसका सम्मेलन हुआ था। तो सार्क एज एक्रोनिम में इसका क्या बोल रहा है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इन्हीं का ही वो साप्टा भी इन्हीं का ही था। तो साप्टा जो हमने अभी पढ़ा है वो इन्हीं का ही है, और कंट्रीज इसमें वही है जो मैंने साप्टा में उधर बताई है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर 1997? तो 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में, न्यूयॉर्क में। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो क्योटो प्रोटोकॉल हमेशा चर्चा में रहता था। तो ये 1997 में आया था। क्योटो कहाँ है? जापान में है। और इस क्योटो प्रोटोकॉल में किस चीज की बात करी गई थी कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए ये अग्रीमेंट हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जो था। रियो डी जेनेरियो ये आपको पता ही होगा, ब्राजील में है। और ब्राजील में 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी। रियो अर्थ समिट जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन माना जाता है, ये फाउंडेशन थी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो रियो है वो रियो अर्थ समिट है, ये आपकी ब्राजील में 1992 में हुई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में, ये जापान में ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। आई होप यू आर गोइंग विथ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? तो इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उससे रिलेटेड क्या है? नो फर्स्ट यूज, यूनिलेटरल रिस्ट्रेंट्स, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, जब भी न्यूक्लियर आर्सेनल्स यूज करने की बात आती है तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले बोला जाता है कि नो फर्स्ट यूज, कि भाई हम पहले यूज नहीं करेंगे। ये है, बिल्कुल है। यूनिलेटरल रिस्ट्रेंट्स, यस, कि भाई अगर कोई यूनिलेटरली करेगा तो उसके अगेंस्ट तो हम खड़े होएंगे, ये बात भी है। और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, भाई हम इतना मिनिमम कैरी कर रहे हैं जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, कि ताकि हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे। तो एक डिटरेंस की तरह पे हम इसको ले रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव है, सारे ही इसके करेक्ट है। तो हमारी ये न्यूक्लियर पॉलिसी आपको पता ही होगा, 1998 में पोखरण में हमने टेस्ट करा था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये वक्तव्य दिया था कि भाई हम नो फर्स्ट यूज करेंगे, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या क्या रहने वाली है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक इन ईयर 2001? तो वर्ष 2001 में जो ब्रिक है वो शब्द किसने गढ़ा था?
इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में बढ़ता जा रहा है, और इसने जो तहलका मचा रखा है पूरे दुनिया में या वेस्टर्न वर्ल्ड में, सबका सर दर्द है। ये अमेरिका का भी सर दर्द है और यूरोप का भी सर दर्द है, ये वाला ग्रुप। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रिक है वो किसने पहले टर्म दी थी। तो ऑप्शन ए है जिम ओनेल, बी है बैरक ओबामा, सी है जॉन एफ कैनेडी, डी है व्लादिमीर पुतिन। तो जो ब्रिक शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था? जिम ओ नील। तो ये गोल्डमैन शैक्स से एक कंपनी है, उसके सीईओ थे। उन्होंने ये जिम ओनिल ने ये टर्म दी थी ब्रिक। तो ब्रिक का मतलब आपको पता ही है कि ब्राजील होगा, रशिया होगा, इंडिया होगा और चाइना होगा। तो ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो पांचों कंट्री थी, चार कंट्री थी उस समय, ये इमर्जिंग कंट्रीज देखी जा रही थी। तो इमर्जिंग कंट्रीज थी ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसलिए इसने बोला कि ये जो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ये जो 21st सेंचुरी है उसको लीड करेगी। और आप देख भी रहे होंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन कंट्रीज की दूसरे कंट्रीज से एकदम अलग होती है, ठीक, क्योंकि इनके पास रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज है तो इनको ग्रोथ चाहिए भी है। बाकी जो वर्तमान कंडीशन है, तो अब ये ब्रिक्स ना होके ये क्या है, अब ये ब्रिक्स कंट्रीज है। तो ब्रिक्स कंट्रीज क्या है? क्योंकि इसमें 2010 में एक और देश जुड़ गया था, जो एस फोर साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका है ये 2010 में ऐड हुआ था, और उसके बाद जो हमारा ब्रिक है ये ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एडिशनल और भी कंट्रीज जुड़ी है। मैं आपको एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बनाता हूँ और उसमें मैं डिपिक्ट करता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज अब इसके मेंबर है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेक्सिको की खाड़ी, और उसके बाद कैलिफोर्निया का पेनिनसुला, और ये अलास्का, हडसन वे, और इस तरीके से हमारा बन जाएगा नॉर्थ अमेरिका। फिर ये बन रहा है हमारा सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ से फिर हम साउथ अमेरिका को इस तरीके से दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं बना देता हूँ अफ्रीका। तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड मैपिंग भी आनी चाहिए। तो ये बन गया हमारा अफ्रीका, और यहाँ से जुड़ता है हमारा अरेबियन पेनिनसुला। तो इस अरेबियन पेनिनसुला को मैं इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा इंडिया, प्यारा भारत। तो वो इस तरीके से, बाकी इधर ये इस तरीके से जाके, और ये चाइना हो गया, इधर साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, और ये जापान का वाला। और इस तरीके से आप ये वर्ल्ड मैप बना सकते हैं। बाकी यहाँ से फिर हम यूरोप को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से जाता है यूरोप, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ गया, ये रशिया फॉर्म होता रहेगा। यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे आइसलैंड है, और ये आपका जो मेडिटेरियन सी है उसके चारों तरफ का एरिया। और यहाँ पे श्रीलंका, इधर मेडागास्कर है। बाकी यहाँ पे आप इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और यहाँ पे नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। इस तरीके से एक आप वर्ल्ड मैप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ट्राई करना, वर्ल्ड मैप बनाने की प्रैक्टिस करना, ताकि वर्ल्ड मैप आपका बन जाए। तो अभी हमने यहाँ पे जो ब्रिक है, तो ब्रिक में कौन कौन सा था? ब्राजील, तो ब्राजील है ये। तो ब्राजील ब्रिक का पार्ट था। तो एक कंट्री, चलो मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो रेड, तो ये ब्राजील है, तो ब्राजील का ब्राजील कंट्री हो गई। और आर फोर रशिया, तो रशिया इधर है भाई, तो रशिया भी ले लो। फिर सी, आई आई फोर इंडिया, तो इंडिया यहाँ पे है। सी फोर चाइना, तो चाइना यहाँ पे है। इसी के साथ अब बोला है मैंने साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा है, तो साउथ अफ्रीका इधर ले लो, ठीक। तो ये थी पांच कंट्रीज। अब इसके बाद जो है ये ब्रिक्स नेशन है, ये और बढ़ गया है। तो इसमें अब जो और नए मेंबर ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो एक तो हुआ है यहाँ पे यूएई है, ठीक है, तो ये यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, ये इसका नया मेंबर बना है। ईरान यहाँ पे है, तो ईरान इसका नया मेंबर बना है। इसी के साथ यहाँ पे जो एक इजिप्ट इजिप्ट है, वो भी इसका मेंबर बना है।
इथियोपिया है, वो भी इसका मेंबर बना है। ठीक। और एक और इसका मेंबर बना है इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है उसमें अब टोटल जो मेंबर है 11 मेंबर है। एक ये भी है सऊदी अरेबिया। तो इस प्रकार से इसमें अब टोटल 11 मेंबर्स हो गए हैं। तो ब्रिक्स जो कंट्रीज है उसमें 5 पहले थे और 6 नए ऐड हो गए, तो टोटल बन गए 11। तो ये हमारे ब्रिक्स कंट्रीज है। और चूंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज को लीड करते हैं, तो इनसे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, आपको रेडी रहना है। और इसकी चूंकि अभी जो समिट है 2026 में, वो इंडिया होस्ट करने वाला है। तो मैंने आपसे बोला है कि इसकी आपको थीम पता करनी है। थीम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो ब्रिक्स 2026 इंडिया में होगा उसकी थीम क्या है। ठीक है। और बाकी जो भी यहाँ पे देखा जाएगा डेवलपमेंट क्या होती है, वो फिर जब आ जाएगी, ये सबमिट हो जाएगी, वो उसको हम देख लेंगे अच्छे से। तो इस प्रकार से आपको ये जो कंट्रीज है याद रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग whose tenure was the first phase of economic liberalization initiated in India? तो जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है वो किसके ड्यूरेशन में हुआ था इंडिया में। ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी एच डी देवगौड़ा। तो किसके शासनकाल में उदारीकरण को देखा गया था, जो पहला चरण हुआ था उदारीकरण का। तो पहला चरण जो उदारीकरण का है वो है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये किसके टाइम पे हुआ था, सीधा सा आंसर है फटेक एकदम से, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में ये किया गया था। और इनके उस समय जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये उस समय हमारे वित्त मंत्री थे। और इन्हीं के ही कार्यकाल में जो राव जी है, नरसिम्हा राव, एलपीजी, जो लिबरलाइजेशन करा था हमने अपनी इकोनॉमी का, वो करा था। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि अब हम जो टैरिफ्स पहले क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करती थी इंडिया, कि भाई बाहर से आसानी से सामान अंदर एंट्री नहीं करेगा, तो उसके बाद हमने जो ये बॉर्डर है ये पोरस कर दिया है कि भाई अब ठीक है, जो सामान है वो बाहर से अंदर आ सकता है। ठीक। तो इस प्रकार से ये लिबरलाइज कर दिया। प्राइवेटाइज का मतलब है कि भाई गवर्नमेंट की जितनी भी होल्डिंग्स थी, हर जगह गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स को कम किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे मौका दिया गया। ग्लोबलाइजेशन तो कि भाई यहाँ से इधर भी जाए चीजें, बाहर से अंदर भी आए, ये ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। तो ये किसने करा था, पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which one of the following scholars describe India's party system in the early years of independence as one party dominant system? तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की जो दल प्रणाली थी उसको एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था को वो रूप में वर्णित करा था। तो एक दलीय व्यवस्था आप जानते हैं ना कि भाई सिंगल पार्टी सिस्टम। तो सिंगल पार्टी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो आंसर आप गैस कर सकते हो अब, तो उसके बाद की बात हो रही है। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि कुछ टाइम तक ऐसा देखा गया कि सिंगल पार्टी सिस्टम था। और वो सिंगल पार्टी सिस्टम किसका था, कांग्रेस पार्टी। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने 1977 तक राज करा था, मतलब 1947 से 20 साल तक। 20 हो गया, ये 30 हो गया। हाँ, 10 57 10 67 10 30 साल, 30 साल तक। तो ये जो 30 साल है, तो 30 साल का जो टेन्योर है, इसमें मतलब इन्होंने राज करा था। तो अब देखो ये किसने बोला है कि तो इस ड्यूरेशन में जो इंडियन पार्टी सिस्टम है, ये वन पार्टी सिस्टम की तरह काम करा था। तो यहाँ पे है मायरन व्हीलर, ऑप्शन बी है रजनी कोठारी, सी है ग्रेनविल हॉस्टिन, और डी है भिकू फारे। तो यहाँ पर ये किसने बोला था कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद एक लंबे ड्यूरेशन तक सिंगल पार्टी सिस्टम रहा है, तो ये बोला था कोठारी ने। ये एक फेमस पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ। तो जो राजनीतिक पॉलिटिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, तो वो रजनी कोठारी थे। तो उन्होंने इसको उस समय हमारा जब देश आजाद हुआ तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस वाला बोला था। अब तो खैर इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है।
मल्टी पार्टी सिस्टम था। उस समय भी मल्टी पार्टी सिस्टम, पर पावर में सिर्फ एक ही पार्टी आ रही थी जो कांग्रेस थी। और आज हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, डबल पार्टी सिस्टम है, तो ये आपको अगर पार्टी सिस्टम देखना है तो ये तीन तरीके के होता है। अब एक होता है सिंगल पार्टी, ठीक है। तो सिंगल पार्टी में एग्जांपल है आपके सामने रशिया, फेमस फेमस एग्जांपल चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, ठीक है। और यहाँ पे रशिया की अपनी जो बोल्शेविक जो भी है इनकी, वो चलती है। फिर होता है टू पार्टी सिस्टम। तो टू पार्टी में कौन कौन से होते हैं कि भाई दो पार्टीज होगी। इसका एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में एक है डेमोक्रेट और एक है रिपब्लिक, ठीक है। तो टू पार्टी सिस्टम वहां पे हो गया। इसी तरीके से फ्रांस में भी टू पार्टी सिस्टम है। ब्रिटेन में, ब्रिटेन यूके, यूके में टू पार्टी सिस्टम है। तो यूके में भी एक तरफ कंजर्वेटिव चलते हैं और एक तरफ लिबरल, ये लेबर लेबर चलते हैं। तो इस तरीके से टू पार्टी सिस्टम यहाँ पे भी है। और जो तीसरा होता है वो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि भाई बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो इंडिया है। तो इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, रीजनल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या तृणमूल हो, समाजवादी हो, बसपा हो। ये सारी जो पार्टीज है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है। और ये हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो आपको बताना है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको मान्यता कौन देता है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो राजनीतिक दलों से रिलेटेड आपको सीधा सा जाना है भाई, इलेक्शन का मुद्दा है। तो इलेक्शन के मुद्दे कौन देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 324 में हमारा इलेक्शन कमीशन की बात होती है। और उसके तहत ही जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो पार्टी सिस्टम है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको मान्यता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ मान्यता के अनुसार साथ ही इनको जो सिंबल्स होते हैं, इनके पार्टी सिंबल्स, वो भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे काम कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं। तो आपको ये आर्टिकल अच्छे से याद रखना है। और ये जो सिंबल डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टी को मान्यता प्रदान करना है, ये सारे काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत। तो आपको बताना है किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि न्याय पंचायत बनने चाहिए भारत में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता कमेटी, बी है अशोक मेहता कमेटी, सी है जीवी के राव कमेटी, और डी है सरकारिया कमीशन। तो यहाँ पर आपको बताना है किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी ने ये बात बोली थी। और अशोक मेहता कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 1977 में, अशोक मेहता के चेयरमैनशिप में। और यहाँ इसी कमेटी में जो 3 टियर सिस्टम हम देखते हैं ना आज डेमोक्रेसी का, लोकल लेवल पे, तो वहां पे देखते हैं कि ग्राम पंचायत होती है, और फिर ब्लॉक लेवल का देखते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है, और ये ब्लॉक प्रमुख जो बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख, ये हमारे ब्लॉक लेवल पे देखे जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में हमारे जिला प्रमुख बनता है। तो ये सारे जो हम देखते हैं, ये हमारा 3 टियर जो डेमोक्रेसी आज हमको देखी जाती है लोकल लेवल पे, ये अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया था। बाकी जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, ये 1957 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और इसने 2 लेवल पे जो हमारी डेमोक्रेसी है लोकल लेवल पे, उसको एस्टेब्लिश करने की बात करी थी। एक बोला था कि ब्लॉक लेवल की बनाओ, और दूसरी जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाओ। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 लेवल पे जो ये हमारे पंच ये बनने थे,
पंचायती राज सिस्टम, उनको यहाँ पे इस तरीके से बताया। बाकी जो GV के राव कमेटी है, ये आती है 1985 में। 1985 में GV के राव कमेटी आती है, और ये हाईलाइट करती है कि मतलब जो हमारे ये क्या बोलते हैं कि जो पंचायती राज है उसको स्ट्रेंथन करना है, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात भी करते हैं। इसी के साथ जो सरकारिया कमीशन है लास्ट में, तो सरकारिया जो कमीशन है ये आता है 1983 में। तो सरकारिया कमीशन का काम क्या था, इसने देखा कि जो सेंटर है और उन स्टेट है उनके बीच में जो रिलेशन है वो किस तरीके से होने चाहिए, उनके ऊपर ये बात करता है। सरकारिया से ये मत लगा लेना कि ये गवर्नमेंट है, ये एक जज थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनके नाम है, सरनेम है सरकारिया, तो उनके अंडर ये कमीशन बनाया गया था, इसलिए इनको सरकारी कमीशन बोला जाता है। और सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करता है, 1983 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बाकी एक दो कमिटीज और भी है जो हमारी पंचायती राज से रिलेटेड है। उनमें एक कमेटी और कौन सी है, LM सिंघवी कमेटी, आपने सुना होगा, LM सिंघवी कमेटी। तो LM सिंघवी कमेटी ये बनी थी 1986 में। ठीक है, इसने रिकमेंड किया था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है पंचायती राज को, वो मिलना चाहिए। उसी के साथ एक पीके पीके थुंगनाथन, आपने ये भी सुना ही होगा। तो जो थुंगन थुंगन नॉट थुंगनाथन, थुंगन कमेटी बनती है, ये 1988 में बनती है। तो इसने भी यही बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, किसको, पंचायती राज को। और एक और लास्ट में बनता है, VN गॉडगिल कमेटी बनती है, ये भी 1988 में ही बनती है, 1988 में। तो इन सब के सारे कमेटी के जो रिजल्ट है वो लास्ट में क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि हमारे पास 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए थे 1992 में, जिसमें कि जो 11th शेड्यूल है और 12th शेड्यूल है उनको ऐड करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यहाँ पे विलेज लेवल पे जो पंचायत है उनकी बात होती है, और यहाँ पे नगर निकायों की बात होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चला है पंचायती राज सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पंचायती राज सिस्टम मेंशन्ड। तो आपको बताना है कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस लिस्ट में है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान में से किस सूची, निम्नलिखित में से किस सूची में किया गया है। ए है स्टेट लिस्ट, बी है यूनियन लिस्ट, सी है कॉन्करेंट लिस्ट, और डी है नन ऑफ द अबव। तो आपको अगर आंसर पता है तो आप मार सकते हो इजीली, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट लिस्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ग्राउंड लेवल पे सेंटर थोड़ी आएगा देखने, स्टेट देख रहा है, तो यहाँ पे स्टेट इसका राइट आंसर है। तो स्टेट लिस्ट में ये जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which one of the following function is not related to local self government? वही जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी सेंटर में, ये जो सिटीज होती है वहां पे हो गया, वहां पे कौन से जो कार्य है वो स्थानीय स्वशासन द्वारा नहीं किया जाता। तो आपको बताना है, पब्लिक हेल्थ नहीं करते, मैनेजमेंट ऑफ सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर यहाँ से आपको सिंपल सा पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कौन मेंटेन करता है, तो आंसर आप गेट कर सकते हो। तो इसका आंसर है डी, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है पुलिस। जो पुलिसिंग है वो मामला किसके अंडर आता है, वो स्टेट के अंदर होता है। ठीक, इट इज नॉट अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये बात गलत है, इट इज अंडर स्टेट्स। बाकी जो ये पब्लिक हेल्थ है ये भी इनके अंडर में आता है। ठीक, क्योंकि आपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सुना होगा, तो ये सारे जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वो रन करती है। मैनेजमेंट ऑफ सैनिटेशन, कूड़ा उठाना, घरों घरों से नगर पंचायत, नगर निगम आती है, नगर पंचायत आती है, ये कूड़ा उठाते हैं। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, भाई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी मामला है ये सारे हमारा ये देखते हैं। जो जैसे बड़े शहर है, दिल्ली जैसे शहर में, तो वहां पे DTC चलती है, DTC चलती है, इसी के साथ मेट्रो है, ये सारे जो है
ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आपकी नगर निगम चलाती है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following article provides the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in पंचायत? तो पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया फिर से। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है? आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 सी, आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 ए। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं। मैंने वहां पे अच्छे खासे जितने भी ये आर्टिकल चलते हैं ए से लेकर ओ तक, मैंने उनका डिटेल ट्रिक के साथ आपको याद कराया है। तो अगर जिसने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कौन सी ट्रिक बनाई है जिससे आपको ये सारे आर्टिकल एक साथ याद होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन ए आर्टिकल 243 डी। D4 में हमने जैसे बोला था, या तो आप इसको डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो और या फिर आप यहाँ पे डाइवर्सिटी कर सकते हो। ठीक है, तो D4 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और या फिर हमारी जो कंट्री है वो इतनी डाइवर्स है कि वहां पे SC भी है, ST भी है, वुमेन्स भी है, और इन सबको क्या देना है पंचायतों में 1/3 रिजर्वेशन। दैट्स इट। ठीक है, तो ये था इस तरीके से इसका आंसर। बाकी अगर यहाँ पे सी है तो सी में मैंने क्या बोला था, सी फॉर कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या है, तो जो पंचायत है उनका गठन करना है, तो कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत उनका कंपोजिशन करना है। बी में क्या है, बिल्ड करना है या बॉडी है, तो बॉडी होनी चाहिए एक। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना करना है भाई किसका, आपका जो पंचायती राज है या पंचायत की जो ग्राम सभा है, ग्राम बॉडी है। और A4 मैंने क्या बोला था, असेंबली। तो यहाँ पे असेंबल होते हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ग्राम सभा की बात हो रही है कि ग्राम सभा किस तरीके से असेंबल होगी, किस तरीके से बनेगी। बाकी ऐसे ही मैंने और जो आर्टिकल चल रहे हैं उनका भी बताया है, तो आप उन जो लास्ट वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस है, आप देख लेना, रिलेटेड वीडियोस पे जाके क्लिक करके उसको आप वहां पे जाके देख सकते हो, या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने के बाद आप इजीली वहां पे जा सकते हो, और जो जो वीडियोस मैंने बहुत सारे अपलोड करे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस हर वीडियो में दे रहा हूं मैं। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज उसको लाइक भी करें, और अदर अगर कोई आपके जानने वाले हैं उनको शेयर भी कर दें, तो मुझे भी फायदा होगा थोड़ा सा, मेरे व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक इस पे कोई व्यूअरशिप नहीं आ रही है। ओके, जो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको करना है ये कि इन विच ऑफ ईयर वाज द कॉलेजियम सिस्टम अडॉप्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां पे जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है ये कॉलेजियम सिस्टम से होता है। आप बोलोगे यार कि आप हर बार बोल रहे हो कि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, लास्ट वीडियो में पढ़ा है। भाई ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है, तो आप गो थ्रू कर लेना एक बार उन वीडियोस से, आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बातें। तो वहां पे मैंने कॉलेजियम सिस्टम भी समझाया है, किसकी जगह पे, यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक नया एक्ट आया था जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करी जा रही थी। तो ये आने वाला था बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो यहाँ पे वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस की नियुक्ति करी जाती है। तो आपको बताना है कि वो कब से ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये चल रहा है, 1993 से, 1996 से, 2000 से और 2004 से। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कब से किया गया है। ओके, बाकी इससे रिलेटेड क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है तो यहाँ पे जजेस से रिलेटेड केस है, 2 केस है, और अगर मेंशन डिटेल से लिख सकते हो कोई अगर इसका आंसर, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो मैंने 2 केस भी बोल दिए, जजेस से रिलेटेड 2 केस हुए थे, उस केस के बाद ही कॉलेजियम सिस्टम फॉर्म होता है। तो आपको इसका आंसर करना है। ओके, तो ये था हमारा आज का डिटेल डिस्कशन पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले मैं पॉलिटी से रिलेटेड ही जितने भी
पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमी दूसरे टॉपिक पे जंप करेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो वीडियो है वो पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो मैं इसमें पूछता हूँ, और सब्सक्राइब करने की थोड़ी सी सहायता करें। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।